आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, आज हम सभी लोग केवल एजुकेशन, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली दी गई है। उसी के बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्नावली हैं और कह सकते हैं कि यह प्रश्नावली एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो व्हाइट बोर्ड पर दर्शाया गया है, उसमें सबसे पहले बताया गया है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं। जब सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं। तो कह सकते हैं सीखने में पठार होता है। कह सकते हैं कि सीखने में पठार होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बालक जब कोई क्रियाएं करता है या कोई भी क्रियाकलाप करता है पढ़ाई से संबंधित या किसी भी क्रिया करने से संबंधित, सीखने से संबंधित, तो उसमें जो लर्निंग की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जब कोई भी प्रक्रिया, कोई भी उन्नति नहीं होती है, और एक होता है उन्नति, एक होता है अवनति, तो अवनति की क्रिया में वो उन्नति करता है और इसमें जब कोई भी उन्नति नहीं होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से सीखने का पठार माना जाता है। तो सीखने की पठार की प्रक्रियाएं इसमें उत्पन्न होती हैं और कह सकते हैं कि इसमें जो मनोवैज्ञानिक, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में अपने तुलनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इसको समझाने और बताने का प्रयास किया है। जिसमें से आता है कि एक आते हैं गेट्स। गेट्स का नाम आपने सुना होगा। गेट्स व अन्य के शब्दों में कभी कभी बताया भी जाता है। तो गेट्स ने बताया था कि जब कोई बालक सीखता है तो उसमें अधिगम वक्र बनता ही बनता है और सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा पर ही निर्भर होती है या उसी के आधार पर ये बालक प्रदर्शन करते हैं। तो इन्होंने जो बताया था, गेट्स ने जो बताया, उनकी गेट्स की प्रणाली को अगर हम समझें तो उन्होंने बताया था कि 3 प्रकार से बालक में क्रियाएं होती हैं, डेवलप होती हैं। इसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इन्होंने बताया था एक प्रारंभिक अवस्था होती है जिसको हम लोग इंटरनल स्टेज भी कहते हैं। एक मध्य अवस्था होती है, एक होती है प्रारंभिक अवस्था और एक होती है मध्य अवस्था, और एक होती है प्रारंभिक अवस्था, एक होती है मध्य अवस्था और एक आपकी होती है अंतिम अवस्था, जिसको हम लोग लास्ट स्टेज कहते हैं। प्रारंभिक, मध्य और अंतिम अवस्था, ये 3 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया था। ये 3 अवस्थाओं के बारे में गेट्स ने बताया है। ध्यान रखिए कि तीनों की अवस्थाएं अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में, इसमें अगर हम प्रारंभिक अवस्था के बारे में समझें या कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्या चीज़ें होती हैं, गेट्स ने जो बताया, इन्होंने बताया था कि इसमें सीखने की गति अति तीव्र होती है। जो सीखने की गति होती है इसमें बालक की, वो अति तीव्र गति से सीखता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है। गेट्स ने बताया है, ध्यान रखें गेट्स मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था के बारे में बताया। तो कभी कभी पूछा भी गया है कि प्रारंभिक अवस्था जो सीखने की प्रणाली है वो सीखने में, ध्यान रखेंगे ये प्रश्नावली जो सीखने की अवधि के बारे में बताया था जिसमें पठार उत्पन्न होता है, तो उसमें सीखने में जो पठार उत्पन्न होता है बालक की, जब कोई प्रक्रिया सीख नहीं पाता है तो कारण होता है। तो कारण ये बताया गया था कि प्रारंभिक अवस्था में बालक कैसे सीखता है, मध्य अवस्था में और अंतिम अवस्था में कैसे बालक सीखता है, ऐसा बताया है गेट्स ने। तो गेट्स की प्रणाली को अगर हम देखें तो इसमें सीखने की गति अति तीव्र मानी जाती है, मतलब तीव्र गति से बालक सीखता है, काफ़ी तीव्र गति से बालक सीखता है। और मध्य अवस्था के अंतर्गत अगर देखें तो बालक इसके अंतर्गत क्या करता है, कभी भी सीखता तो है लेकिन वो अस्थायी नहीं होता है। मध्य अवस्था के अंतर्गत कोई भी चीज़ें अस्थायी नहीं होती हैं। और जो अंतिम अवस्था होती है इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें सीखने की गति मंद हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बालक सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है तो कह सकते हैं कि यह इसकी अंतिम अवस्था भी होती है और बालक कभी कभी इसमें मिला जुला स्वरूप निकल करके आता है। कुछ और भी बताए गए हैं सीखने के वक्र के बारे में। सीखने का जो वक्र बनता है उसमें कर्व या वक्र कह सकते हैं, आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताया। सीखने का कर्व ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी पूछा भी गया है कि अधिगम वक्र के जो टाइप्स होते हैं या लर्निंग कर्व्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है नतोदर वक्र, नतोदर, और एक होता है उन्नतोदर, और एक होता है मिश्रित, और एक होता है, एक कुछ पुस्तकों में सरल भी बताया गया है, सरल वक्र भी बताया गया है, जिसमें बालक
सीधे सीधे सरल तरीके से अपने विचारों को रखता है या सीख सकता है। नतोदर वक्र में नतोदर की प्रणाली होती है, एक उन्नतोदर की प्रणाली होती है और एक मिश्रित वक्र होता है। 4 प्रकार के वक्र एक और बताए गए हैं। तो इसमें एक बालक शुरुआत में सरल तरीके से या एक सरलता के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। नतोदर वक्र में क्या होता है, नतोदर वक्र में अगर हम देखें तो बालक इसमें जो बालक क्रियाएं करता है, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, नतोदर वक्र में धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। शुरुआत में धीमी होती है लेकिन बाद में जाकर के तीव्र हो जाती है। और उन्नतोदर वक्र के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं, उन्नतोदर इसके अंतर्गत पहले क्या होता है, गति प्रारंभ में तीव्र तो होती है लेकिन बाद में क्या हो जाती है, पहले तीव्र होती है। ध्यान रखेंगे, ये पहले तीव्र होती है और बाद में क्या होती है, एक मिनट सॉरी, इसमें शुरुआत में धीमा होता है लेकिन इसमें शुरुआत में तीव्र होता है और फिर उसके बाद में आगे बालक तीव्र गति से आगे बढ़ता है। एक मिश्रित आकार का होता है जिसमें हम लोग एस आकार कह सकते हैं, इसमें बालक का मिला जुला स्वरूप होता है। तो एक गेट्स ने बताया इस प्रकार से एक सीखने के वक्र के अंतर्गत ये 3-4 बताए जाते हैं और इन चारों के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि इसके माध्यम से बालक के सीखने की वक्र की जो क्रियाकलाप हैं इसके माध्यम से निकल करके आते हैं। एक दूसरा प्रश्न इसमें जो प्रश्नावली में दिया गया है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि आप जानते होंगे IQ इंटेलिजेंस क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है। तो उसमें बुद्धि लब्धि का जो सूत्र माना जाता है उसको कहा जाता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बड़े वास्तविक आयु गुणे 100 के माध्यम से हम इसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञात करते हैं। बालक के बुद्धि लब्धि को बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें जो बुद्धि लब्धि है वो बुद्धि लब्धि इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था। सीखने का प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया था और थॉर्नडाइक ने, ध्यान रखेंगे, प्रयास और या कभी कभी लिखा था प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत दिया था किसने। ये ध्यान रखिए, पेपर में आए हुए सारे प्रश्नावली हैं और इसको आप लोग ध्यान से समझने का भी प्रयास करें और कह सकते हैं कि ये प्रश्नावली में फिर से पुनः आने का आ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, इसीलिए इसको आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चीज़ें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें और जो भी हो शेयर भी करते रहें, सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दूसरी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य गुणसूत्र की कोशिका में गुणसूत्रों में जोड़े कितने होते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, मनुष्यों पुरुषों में जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़े होते हैं। कोहलर किससे संबंधित था, ये भी क्वेश्चन प्रश्नावली में पूछा गया है। तो कोहलर के बारे में जानते होंगे। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि या गेस्टाल्टवादी कहा सकता है, गेस्टाल्टवादियों ने जो बताया तो उसमें कोहलर आते हैं और कोहलर का नाम दिया जाता है सूझ के सिद्धांत से। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। विकल्प जो होते हैं तो उसमें वो बताया सकता है प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, या कहा जा सकता है क्रिया प्रसूतन बंधन का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें होगा सूझ का सिद्धांत। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो कैटल थे। कैटल के बारे में ध्यान रखेंगे। कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के बारे में बताया था। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन का प्रतिमान प्रयोग किस आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो किस आधार पर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान मतलब ये समस्या समाधान करने के लिए जब बालक कोई भी क्रियाएं करता है तो उसमें समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी सृजनात्मकता के बारे में भी बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सृजनात्मकता और सामान्य समस्या समाधान ये दोनों बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसमें समस्या समाधान प्रमुख रूप से किया ही जाता है। अगर ऑप्शन में समस्या नहीं सृजनात्मकता है तो सृजनात्मकता का ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग सृजनात्मकता का ध्यान रखेंगे। सृजनात्मकता के बारे में ईपो टोरेंस ने बताया था और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला लिख दिया गया है कि गोलमैन किससे संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से शेष से भिन्न है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अधिगम इसमें 3 में से 4 में से आपको अलग एक करना है कि कौन अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो अधिगम का सिद्धांत है, समान अवयव का सिद्धांत है, ड्राइव डिडक्शन का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है। तो इसमें ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के बारे में, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के बारे में जानेंगे, इसको अलग कर देंगे। और ये 3 सिद्धांत एक दूसरे से मिल करके आते हैं, लेकिन ड्राइव वाला ये डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, इसमें विकल्प जब दिए जाते हैं तो बड़ा कठिन होता है थोड़ा। तो इसमें ध्यान रखेंगे ज्ञान होता है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। इसमें बोध भी दिया जा सकता है और विज्ञान भी दिया सकता है। अलग अलग
विकल्प जब दिए जाते हैं तो इसमें ज्ञान निकल करके आता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर माना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो उदाहरण किसका होगा? तो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का प्रयोग इसके माध्यम से होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। और कह सकते हैं कि ये जो प्रश्नावली में दिए गए हैं ये सारे प्रश्न पेपर्स में आए हुए हैं और इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन कुछ प्रश्नावली के माध्यम से अगर हम देखें तो क्रेचमर ने भी कुछ चीज़ें बताई थी। क्रेचमर ने शरीर के आधार पर बताया था। और क्रेचमर ने जैसे आपने देखा होगा कि युंग ने जो बताया था उसमें व्यक्तित्व के बारे में बताया था। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाह्यमुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व, ये सभी चीज़ों के बारे में ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसमें नहीं दिया गया लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सारी प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। क्रेचमर ने शरीर का आधार पर सुडोल का, लंब का और इन सब के बारे में बताया है। किसने? क्रेचमर ने। तो ये प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से जानने समझने का प्रयास किया है। एक प्रश्न और भी इसमें पूछा गया था कि जो सिरिल बर्ट है उसने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो पिछड़े बालकों के शैक्षिक लब्धि के ऊपर प्रयोग किया था। जो सिरिल बर्ट थे, सिरिल बर्ट का नाम आप जानते होंगे। सिरिल बर्ट ने क्या की थी? शैक्षिक बुद्धि लब्धि के बारे में पिछड़े बालकों के ऊपर प्रयोग किया था। ये सिरिल बर्ट ने बताया है। अच्छा, आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, जो भी प्रणाली है उसको लागू करें और कह सकते हैं कि इसको एक दूसरे तक पहुंचाएं भी और और सभी बालकों तक इसको पहुंचाएं और कह सकते इसको इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको जुड़ने का प्रयास करें विशेष रूप से, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न जितने भी प्रश्नावली बताई गई हैं ये सभी इससे जुड़ी हुई हैं और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नावली हैं। तो इसको ध्यान से जानेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पुनः फिर से मिलेंगे इसी प्रारूप या इसी क्रम के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।